दोस्तों मैं हूं उज्जवल आचार्य जी, करंटली वर्किंग एज ए सीनियर क्लर्क इन लेवल 5 ऑफ इंडियन रेलवेज, सिलेक्टेड फ्रॉम आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जाम। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आरआरबी एनटीपीसी 2024 का शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद बहुत सारे सीरियस एनटीपीसी एस्पिरेंट्स के माइंड में बहुत सारा डाउट चल रहा है इस एग्जाम प्रोसेस को लेके और इस एग्जाम के नोटिफिकेशन को लेके। आज इस वीडियो में मैं सभी कॉमन डाउट्स को एड्रेस करूंगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट पे किस डेट को अपलोड होगा, वो मैं डिस्कस करूंगा। फिर ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए एक ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जाम के टाइम पे एक ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, या फिर ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए दो अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज होगा, वो मैं आप सबको बताऊंगा। फिर आपको कितना पैसा देना है फॉर्म फिलअप के टाइम पे, कितना फीस आपको पे करना है, आपको वन टाइम फीस पेमेंट करना है या फिर आपको डबल फीस पेमेंट करना है। फिर उसी फीस को वापस अपने बैंक अकाउंट पे रिफंड लेने के लिए रिफंड पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। और बैंक अकाउंट जब आप अपलोड करेंगे, जब आप अपडेट करेंगे फॉर्म फिलअप के टाइम पे, तब आपको कौन से चीज़ माइंड पे रख के उस बैंक अकाउंट को अपडेट करना है ताकि सही से आपके बैंक अकाउंट पे वो जो है फीस रिफंड हो जाए, वो भी मैं आप सबको बताऊंगा। फिर इस बार हर एक पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी रिलीज हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, और वैकेंसी बाद में इंक्रीज होगा कि नहीं या फिर सेम ही वैकेंसी रहेगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। फिर इस बार एनटीपीसी एग्जाम देने के लिए आपको लैंग्वेज चूज करने का मौका मिलेगा कि नहीं, और अगर मौका मिलेगा तो कौन कौन सा लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन सा लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। फिर आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा, कहाँ पे आपको एग्जाम जाके देना पड़ेगा, होम टाउन पे या होम टाउन के बाहर एग्जाम सेंटर आपको कहाँ पे दिया जाएगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। फिर एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे हर एक एस्पिरेंट पूछता है कि एग्जाम कब तक होगा, कब तक होने का चांस है। दोस्तों मैं आपको लेटेस्ट ट्रेंड दिखा के एक एक्सपेक्टेड मंथ बताऊंगा कि इस महीने से पहले तो एग्जाम होना पॉसिबल ही नहीं है, इस महीने तक आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास मिनिमम इतना टाइम तो है प्रिपरेशन करने के लिए। मैं आपको एक एग्जाम एक्सपेक्टेड मंथ आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड। उसके बाद एक और सबसे बड़ा जो क्वेरी है कि मैं अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो क्या मैं एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक कर सकता हूं कि नहीं, वो भी मैं आप सबको बताऊंगा कि आपके पास मिनिमम कितना टाइम है, और अगर आप जीरो लेवल भी है तो भी आप प्रिपरेशन अगर अभी से स्टार्ट करें तो आप क्लियर कर सकते हैं कि नहीं, मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज के बारे में बताऊंगा कि एनटीपीसी CBT1 एग्जाम में कितना सेफ स्कोर आप मान के प्रिपरेशन कर सकते हैं कि इतना स्कोर अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे हर एक लेवल्स के लिए। कितना सेफ स्कोर, टारगेट स्कोर आपको मान के प्रिपरेशन करना चाहिए, और जब आप मॉक देंगे कितना स्कोर आपको टारगेट में रखना है, परसेंटाइल कितना टारगेट में रखना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अगर फिर भी कोई भी डाउट रह जाए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक सीरियस आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट है तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है सभी सीरियस आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि आपको इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट में उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में अप्रॉक्स 4000 के करीब मेंबर्स है। उस ग्रुप को जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको एनटीपीसी से रिलेटेड सभी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, और उस ग्रुप में आप सभी बाकी सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एनटीपीसी में टोटल 5 लेवल्स होता है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6। लास्ट टाइम जब एनटीपीसी 2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसमें लेवल 4 का भी वैकेंसी रिलीज हुआ था, कुछ आरआरबीज में रिलीज हुआ था। लेकिन इस बार एनटीपीसी 2024 एग्जाम नोटिफिकेशन में एक भी लेवल 4 का वैकेंसी रिलीज नहीं होगा। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 एंड लेवल 6 का ही वैकेंसी रिलीज होगा। अगर आपने सिर्फ 12th पास किया है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो आप लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट है तो आप लेवल 5 एंड 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप 12th लेवल पोस्ट यानी कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लेवल 2 एंड 3 पोस्ट के लिए आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 5 एंड लेवल 6 यानी कि ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो 14 सितंबर को रिलीज होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जो है यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे है ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए 14 सितंबर 2024। तो 14 सितंबर को ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट रिलीज होगा और 21 सितंबर को अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12th लेवल के लिए जो है नोटिफिकेशन रिलीज होगा। और इस बार
दो नोटिफिकेशन रिलीज होगा, एक ग्रेजुएट लेवल के लिए 14 सितंबर को और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 21 सितंबर को। अब हम लोग एग्जाम फीस, फी रिफंड पॉलिसी एंड बैंक अकाउंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिस रिलीज हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप यूआर कैंडिडेट है तब आपको 500 रुपीज़ फ़ी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम में अपियर होते हैं तो आप पास करें या फेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग 100 रुपीज़ रख के एग्ज़ाम फीस के लिए 100 रुपीज़ रख के बाकी 400 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट कर देगा, रिफंड कर देगा। जो बैंक अकाउंट आप फॉर्म फिलअप के टाइम पे अपडेट करेंगे वही बैंक अकाउंट पे वो लोग 100 रुपीज़ रख के बाकी 400 रुपीज़ रिफंड कर देगा। ये आपको 500 रुपीज़ तभी देना है जब आप यूआर कैंडिडेट है तो। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ या ईबीसी कैंडिडेट है तब आपको सिर्फ 250 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप के टाइम पे। और अगर आप सीबीटी एग्जाम में अपियर होते हैं तो आप पास करें या फेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा 100% ही 250 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट पे रिफंड हो जाएगा। जो बैंक अकाउंट आप फॉर्म फिलअप के टाइम पे अपडेट करेंगे उसी बैंक अकाउंट पे पूरा 250 रुपीज़ ही क्रेडिट हो जाएगा। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट के माइंड में एक ही डाउट है कि हमको फीस एक बार पे करना है या दो बार पे करना है, क्योंकि जो 12th लेवल का कैंडिडेट है वो तो सिर्फ लेवल 2 और 3 के लिए ही अप्लाई करेगा, एक ही नोटिफिकेशन के अंडर अप्लाई करेगा, उनको तो फीस एक ही बार पे करना है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट है तो आप तो ग्रेजुएट के लिए भी अप्लाई करेंगे और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे, तब आपको एक बार फीस देना पड़ेगा या दो बार फीस देना पड़ेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में यही डाउट है। दोस्तों अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको दो बार फीस पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब एनटीपीसी 2019 का नोटिफिकेशन निकला था उसमें एक कॉम्बाइंड नोटिफिकेशन निकला था जिसमें ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों ही पोस्ट मेंशन था। तो उसमें एक बार ही फॉर्म फिलअप करना पड़ा था और फीस भी एक बार ही लिया गया था। लेकिन इस बार आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग नोटिफिकेशन निकलेगा। तो ग्रेजुएट लेवल के लिए भी आपको एक बार फीस पेमेंट करना है और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए भी आपको और एक बार फीस पेमेंट करना है। तो आपको दो बार फीस पेमेंट करना है। मतलब अगर आप यूआर कैंडिडेट है तो आप ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको दो बार फीस पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 500 प्लस 500 1000 फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि बाद में रिफंड हो जाएगा। आपका 400 रिफंड हो जाएगा अगर आप सीबीटी एग्जाम में अपियर होते हैं तो। और बैंक अकाउंट जब आप अप्लाई करने के टाइम पे जब आप बैंक अकाउंट अपडेट करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज माइंड पे रखना, अगर आप घर पे अप्लाई करते हैं तो आप खुद का बैंक अकाउंट देके अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेट कैफे में अप्लाई करते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट इंटरनेट कैफे में अप्लाई करते हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के घर पे लैपटॉप या पीसी नहीं होता, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जाके इंटरनेट कैफे पे अप्लाई करता है। इंटरनेट कैफे में अप्लाई करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक चीज माइंड पे रखना है कि वहां पे जो कैफे का जो स्टाफ रहेगा वो लोग ज्यादातर टाइम क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये पता भी नहीं रहता कि बैंक अकाउंट भी अपडेट करना है, तो वो लोग बैंक पासबुक लेके नहीं जाता। तो इंटरनेट कैफे का जो आदमी है वो खुद का बैंक अकाउंट उसमें इनपुट कर देता है। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब बाद में फीस रिफंड के लिए आपको फिर से जो है बैंक अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा, तब अगर आप खुद के बैंक अकाउंट देंगे तो दोनों बैंक अकाउंट मैच नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप के टाइम पे इंटरनेट कैफे वाला आदमी ने उसका बैंक अकाउंट दे दिया था और अब आप रिफंड क्लेम करने के लिए खुद का बैंक अकाउंट दे रहे हो, तो वहां पे मिसमैच हो जाएगा और आपका रिफंड कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इंटरनेट कैफे से फॉर्म फिलअप करने के लिए जाते हैं तो आप खुद का बैंक अकाउंट लेके जाइए, और जो बैंक अकाउंट आप इनपुट करेंगे फॉर्म फिलअप के टाइम पे उसी बैंक अकाउंट को आपको अपडेट करना है। जब रिफंड के लिए आपको फिर से अपडेट करने का लिंक आएगा तब आपको सेम बैंक अकाउंट देना है, तभी आपको रिफंड मिलेगा, वरना आपका रिफंड कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे इनबॉक्स में पूछते हैं कि सर हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ पे दिया जाएगा, इस बार एनटीपीसी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का एग्जाम सेंटर कहाँ पे दिया जाएगा, घर के आसपास या घर से बहुत दूर दिया जाएगा। क्योंकि जब लास्ट टाइम आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 एग्जाम हुआ था, तब सीबीटी 1 एग्जाम के लिए तो घर के आसपास ही सेंटर दिया था, लेकिन सीबीटी 2 एग्जाम में बहुत दूर दूर भेजा गया था। तो इस बार भी ऐसा ही होगा क्या? दोस्तों मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, अगर इस बार सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों ही एग्जाम अगर अलग अलग होता है तो सीबीटी 1 एग्जाम में मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको घर के आसपास ही दिया जाएगा।
अगर आप एसएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जिस एग्जाम सेंटर में जाके एसएससी का एग्जाम देना पड़ता है, मोस्ट हाई चांस है कि वही आपका एग्जाम सेंटर होगा एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में। अगर आरआरबी स्टाफ चाहे तो चेंज भी कर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 99% चांस है कि सीबीटी 1 का एग्जाम आपके घर के आसपास जो सबसे नियरेस्ट एग्जाम सेंटर होगा वहीं पे आपका एग्जाम होगा। जैसे कि मेरा होम टाउन है गुवाहाटी, मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 में अप्लाई किया था फ्रॉम आरआरबी गुवाहाटी। तो मेरे घर के आसपास एक एग्जाम सेंटर है जिसका नाम है टीसीएस आयोन डिजिटल सेंटर, वो है बोरझार में, वो गुवाहाटी के अंडर ही आता है। तो मुझे वहां पे जाके सीबीटी 1 का एग्जाम देना पड़ा था। लेकिन सीबीटी 2 एग्जाम में लेवल 6 का एग्जाम दिया मैंने भगलपुर, और बाकी लेवल्स का एग्जाम मैंने दिया शिलीगुड़ी पे जाके। तो सीबीटी 1 का एग्जाम तो घर के आसपास ही देगा, इस बार भी मोस्ट हाई चांस है कि आपका घर के आसपास जो एग्जाम सेंटर है वहीं पे सीबीटी 1 का एग्जाम आपको देगा। लेकिन सीबीटी 2 का एग्जाम सेंटर आपको कहीं पे भी दिया जा सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है आपको कहां पे दिया जा सकता है, लेकिन घर से दूर होने का सबसे ज्यादा हाई चांस है कि आपके नजदीक सेंटर में तो नहीं गएगा, बहुत दूर ही आपको भेजा जा सकता है। तो सीबीटी 1 घर के आसपास और सीबीटी 2 घर से बहुत दूर आपको भेजा जा सकता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे ये भी मैसेज करता है कि सर मैं मेरे मदर टंग में एग्जाम दे सकता हूँ कि नहीं, मैं बंगाली में या हिंदी में, मराठी में, कोंकणी में, इन सब लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता हूँ कि नहीं, या फिर मुझे हिंदी और इंग्लिश में ही एग्जाम देना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम आप बहुत सारे लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना पसंद करेंगे। और ये आपको कब डिसाइड करना है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको ये लैंग्वेज चूज करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा, तब आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है। अच्छा, लैंग्वेज कौन कौन सा रहेगा, ये सभी लैंग्वेजेस आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये सभी लैंग्वेजेस रहेगा। जैसे कि असमीज में आप एग्जाम दे सकते हैं, बंगाली में दे सकते हैं, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी लैंग्वेजेस में आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। और ये आपको जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तब आप इसको चूज कर सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाउट जो हर एक आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट के माइंड में अभी फिलहाल चल रहा है कि एग्जाम कब होगा। मुझे ना जाने इस टॉपिक पे कितना इनबॉक्स आ चुका है कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। मेरा इनबॉक्स फुल हो चुका है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट ट्रेंड दिखा के आप सबको बताऊंगा कि एग्जाम किस महीने हो सकता है, और उससे पहले होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों अगर आप ठीक से एनालिसिस करें तो आपको याद होगा कि एएलपी का नोटिफिकेशन कब निकला था। ये मैं एक आरआरबी गुवाहाटी के वेबसाइट पे जाके एक स्क्रीनशॉट ले आऊँ इसका, आप लोग देख सकते हैं। जो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो एएलपी का जो है नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, वो 19 जनवरी को रिलीज हुआ था। तो एएलपी का नोटिफिकेशन 19 जनवरी को रिलीज हुआ था और 20 जनवरी से उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था। तो 19 जनवरी से आज है सितंबर, लगभग 8 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है, अभी तक एग्जाम का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर एनटीपीसी का जो ऑफिशियल जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा वो 14 और 21 से स्टार्ट होगा, यानी कि एक दिन पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा 13 को और 20 को नोटिफिकेशन आ जाएगा सितंबर को। तो अगर इसी ट्रेंड को देखते हुए हम लोग 8 मंथ्स सितंबर में ऐड कर दे तो कितना होगा, अप्रोक्स मई टू जून होगा। लेकिन इतना भी ज्यादा कैलकुलेट करना भी थोड़ा मतलब डिफिकल्ट होता है, मन मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड अप्रैल मैं मान के चलता हूं कि अप्रैल से पहले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे तो हो कभी भी सकता है एग्जाम, लेकिन अप्रैल से पहले एक्चुअली अगर हम जनवरी में एएलपी का नोटिफिकेशन निकला था, फॉर्म फिलअप भी 20 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जनवरी से सितंबर 8 मंथ्स हो चुका है, अभी एग्जाम का कोई नोटिस नहीं आया है। तो सितंबर में अगर हम लोग 8 मंथ ऐड कर दे तो मई या जून ऐसा कुछ आएगा। लेकिन मैं फिर भी 1 मंथ बैक करके अप्रैल एक सेफ मंथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अप्रैल तक एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल से पहले एनटीपीसी का एग्जाम होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरे हिसाब से अप्रैल से पहले एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एनटीपीसी का ही तो एग्जाम नहीं, बाकी और भी बहुत सारा एग्जाम है जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और उसका एग्जाम होना बाकी है।
जैसे कि एएलपी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, एएलपी का एग्जाम होगा, फिर टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, आरपीएफ का एग्जाम होगा, उसके बाद जेई का नोटिफिकेशन निकला है, जेई का एग्जाम होगा, उसके बाद पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन निकला है, पैरामेडिकल का एग्जाम होगा, और सभी एग्जाम होने के बाद ही एनटीपीसी का एग्जाम होगा, क्योंकि एनटीपीसी का नोटिफिकेशन सबसे लास्ट में निकल रहा है। तो एग्जाम मेरे हिसाब से अप्रैल से पहले होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं एक सेफ टारगेट रखता हूं अप्रैल। आप लोग भी अप्रैल टारगेट करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको एग्जाम के बारे में उतना डिटेल में नहीं पता है, आइडिया नहीं है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे ये भी इनबॉक्स में पूछता है कि सर अगर मैं अभी से स्टार्ट करूं तो क्या मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा, CBT1 CBT2 एग्जाम क्रैक करके एक पोस्ट ले पाऊंगा अगर मैं अभी से स्टार्ट करता हूं? इसका मतलब है कि जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो बिल्कुल जीरो लेवल पे है। जीरो लेवल पे है इन दी सेंस मतलब एनटीपीसी को टारगेट करके अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। तो उनको अगर मैं जीरो लेवल भी मान के चलूं तो ये अगर क्वेश्चन का आंसर मैं देने जाऊं कि अभी से अगर आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो लेवल से, ABCD से अगर आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप एग्जाम क्रैक करके कोई भी एक पोस्ट ले सकते हैं कि नहीं? जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर अभी से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से भी स्टार्ट करते हैं, तो भी आप एग्जाम क्रैक करके कोई ना कोई पोस्ट, एक पोस्ट तो आप ले सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड कि आपको कुछ ना कुछ तो आपको आना ही चाहिए ना। अगर आप मतलब मैथमेटिक्स का बेसिक ही आपको नहीं पता, जीके का कुछ भी नहीं पता, आपको रीजनिंग के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर है, अगर आपको कुछ ना कुछ आता है, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा है, तो अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आप कोई ना कोई एक पोस्ट क्रैक आप कर लेंगे, कोई ना कोई एक पोस्ट आप सिलेक्शन ले लेंगे एक पोस्ट में। लेकिन ड्रीम पोस्ट शायद आपको ना मिले, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी बहुत महीने से प्रिपरेशन कर रहा है, अपना 100% दे रहा है, और आप अभी से बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, शायद आपको ड्रीम पोस्ट ना मिले, लेकिन अभी आपको एक पोस्ट लेना है, वही आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करेगा। तो अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो भी आप एक पोस्ट जरूर ले सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने सिर्फ 5 मंथ्स पर के CGL प्री जो है क्लियर किया था। अपना नौकरी छोड़ने के बाद प्राइवेट में मैं काम करता था एज एन MR, वो जॉब छोड़ने के बाद 18-19 में अप्रोक्स मैंने 5 मंथ्स प्रिपरेशन करके CGL प्री क्वालिफाई किया था। तो आपके पास अभी मिनिमम 6 मंथ्स तो है ही एनटीपीसी के लिए, आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। उसमें इंग्लिश भी था SSC में, यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, और SSC के जितना इतना हार्ड लेवल भी नहीं है, तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बार कितना कितना पोस्ट आया है, हर एक पोस्ट का कितना वैकेंसी रिलीज हुआ है, सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। और वैकेंसी बाद में इंक्रीज होगा कि नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हैं मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का ऑफिशियल जो है एनटीपीसी 2024 का ऑफिशियल नोटिस ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस बार जो वैकेंसी निकलेगा, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसका जॉब प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, वो आप लोग देख सकते हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का जो है लेवल 6 में वैकेंसी है, वो टोटल 1736 वैकेंसी रिलीज होने वाला है। फिर स्टेशन मास्टर का 994 वैकेंसी रिलीज होने वाला है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो लेवल 5 का है वो है 3144। JAA का वैकेंसी आएगा इस बार 1507, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जिस पोस्ट पे मैं अभी वर्किंग हूँ उसमें आएगा 732। तो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए टोटल 8113 वैकेंसी अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग 12th लेवल यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो लेवल 3 का वैकेंसी है उसमें 2022 वैकेंसी आएगा। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट 361 वैकेंसी आएगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 वैकेंसी आएगा जो लेवल 2 का जो है पोस्ट है, और ट्रेंस क्लर्क का 72 वैकेंसी आएगा। तो ऑल टोटल 12th लेवल पोस्ट में 3445 वैकेंसी आएगा। तो हम लोग अगर बोथ ग्रेजुएट एंड 12th लेवल यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट टोटल कैलकुलेट करें 8113 और 3445, तो टोटल होता है 11558। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जितना भी वैकेंसीज है, ये जितना भी वैकेंसी इस बार आएगा 11558, ये सभी फिक्स्ड नहीं है, ये सभी फिक्स्ड नहीं है, ये सब कुछ टेंटेटिव है, ठीक है। ये बाद में जाके इंक्रीज ज़रूर होगा। ये जितना भी वैकेंसी है टेंटेटिव है। आप लोगों ने देखा ही है कि मतलब जितना भी ALP, टेक्नीशियन, RPF, इनमें से जो भी है JEE, फिर पैरामेडिकल कैटेगरी, इनमें से कुछ नोटिफिकेशन में जो है वैकेंसी इंक्रीज भी हुआ है। तो
उसी ट्रेंड को देखते हुए जो एनटीपीसी का ये जो वैकेंसी है, एक है 8113 और एक है आपका 3445, टोटल मिला के 11558। ये वैकेंसी अभी टेंटेटिव है, ये वैकेंसी बाद में इंक्रीज होगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में कितना सेफ स्कोर हो सकता है, कितना सेफ स्कोर आप टारगेट करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट में कितना सेफ स्कोर मान के आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैंने भी आरआरबी एनटीपीसी 2019 का एग्जाम क्रैक किया है। मैं अभी लेवल 5 पे सीनियर क्लर्क में काम कर रहा हूं। मुझे एक्सपीरियंस है बोथ एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स का, क्योंकि मैंने 5 साल तक प्रिपरेशन किया। मेरे हिसाब से इस बार आरआरबी एनटीपीसी 2024 सीबीटी 1 एग्जाम में, अगर सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों अलग अलग एग्जाम होता है, तो सीबीटी 1 एग्जाम में मेरे हिसाब से 75 to 80 रॉ स्कोर अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। आपको ऑलमोस्ट सभी लेवल्स आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन अगर आप हायर लेवल्स क्लियर ना भी कर पाए तो आपको कोई ना कोई लेवल्स तो आप क्लियर कर ही लेंगे, चाहे जितना भी हाई कंपटीशन हो। 75 to 80 रॉ स्कोर अगर आप टारगेट करके प्रिपरेशन करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपका स्कोर बढ़ेगा। आप बिल्कुल सीबीटी 1 का एग्जाम मेरे हिसाब से सभी लेवल्स का जो है एग्जाम है आप क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन सीबीटी 2 एग्जाम में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सीबीटी 2 में बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी पेपर होता है। उसमें आपका पेशेंस टेस्ट होता है, आपका प्रिपरेशन का लेवल टेस्ट होता है। सीबीटी 2 का कोई गारंटी नहीं है। सीबीटी 1 एग्जाम का पैटर्न देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि सीबीटी 2 में आपको कितना रॉ स्कोर टारगेट रखना है। सीबीटी 2 एग्जाम होता है 120 मार्क्स में और सीबीटी 1 एग्जाम होता है 100 मार्क्स में। तो सीबीटी 1 एग्जाम में मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अगर आप 75 to 80 रॉ स्कोर करते हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो आप बिल्कुल सभी लेवल्स का कट ऑफ क्वालिफाई करने का चांस आपका बहुत ज्यादा हाई होगा। और जब आप मॉक टेस्ट देंगे, या अगर आप प्रीवियस ईयर एनटीपीसी 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देंगे, तब आपको टारगेट रखना है वही सेम स्कोर 75 to 80 रॉ स्कोर सीबीटी 1 पेपर्स में। और जब आप मॉक टेस्ट देंगे तब भी आपको 80 के करीब आपको स्कोर करना है। और अगर आपका 80 के अप्रोक्स आपका स्कोर हो रहा है और आपका 95 परसेंटाइल, एक्चुअली स्कोर से ज्यादा मैटर करता है परसेंटाइल, क्योंकि वही आपको आप किस कंपटीशन लेवल पे है, बाकी एस्पिरेंट्स के कंपटीशन में आपका कितना लेवल है अभी, वो परसेंटाइल ही शो करता है। तो अगर आपका परसेंटाइल 95 परसेंटाइल से ऊपर है मॉक्स में, अगर आप 95 परसेंटाइल से अबव स्कोर करते हैं मॉक्स में, और अगर आपका अप्रोक्स 75 to 80 स्कोर आ जाता है मॉक्स एंड बोथ प्रीवियस ईयर एनटीपीसी सीबीटी 1 पेपर्स में, तब आपका प्रिपरेशन बहुत सही चल रहा है। आपका बहुत हाई चांस है कि आप कोई ना कोई एक पोस्ट तो आप ले ही लेंगे। तो यह है सेफ स्कोर फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जाम।